कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद वाला ये पॉइंट है वांट ऑफ फैक्टर। ऐसे पॉइंट को समझाने के लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को मैं पार्ट में डिवाइड किया हूं क्योंकि पहला वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा यानी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको इससे थोड़ा सा इंक्रीज पॉइंट को निकालेंगे जिसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पार्ट 1 है। तो वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए एक पहला पॉइंट है, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी असामान्य अनुभार। तो असामान्य अनुभार क्या होता है उसके लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को पहले आप देख लो। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में हम ऐसा कहे हैं कि एक वैसा प्रॉपर्टीज जिसमें सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज इस टाइप का होता है कि वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड है, सॉल्यूट के नेचर पे नहीं। जैसे यदि आप सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट को डालोगे, वो ग्लूकोज हो, यूरिया हो, सुक्रोज हो या कोई सॉल्ट हो, तो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा। यानी उसके क्या है कि नेचर पे डिपेंड नहीं है, लेकिन हाँ पार्टिकल पे डिपेंड है। पार्टिकल को यदि आप हेर फेर करोगे तो क्या है, ये सारे जो चारों पॉइंट आप पढ़े हो, चारों पॉइंट का वैल्यू में डिफरेंट आएगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये मालूम चला कि कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो क्या है कुछ और बात पे डिपेंड करता है। वैसे सॉल्यूट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कुछ सॉल्यूट होते हैं जो कॉलीगेटिव के चारों पॉइंट के जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को बदल देता है। हम लोग उन्हीं सॉल्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो कुछ सॉल्यूट ऐसा होता है जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जाकर या तो एसोसिएट होता है या तो डिसोसिएट होता है। यानी सॉल्यूट का विखंडन होता है या सॉल्यूट का संगुणन होता है, जिससे कॉलीगेटिव का जो वैल्यू आता है उसके वैल्यू में भी डिफरेंट पाया गया है। तो बात यह है कि कई सारे न्यूमेरिकल, कई सारे सवाल ऐसे भी है जिसमें आप बनाए हैं, आपका वैल्यू कुछ और आया, कोई और ने बनाया है उसका वैल्यू और आया। कुछ तो गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को समझाने के लिए ही वांट ऑफ ने कुछ फैक्टर निकाला जिसका नाम दिया गया वांट ऑफ फैक्टर। उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल के तौर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आगे जाके कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम में पूछते रहता है उससे पहले जानेंगे, फिर हम लोग वांट ऑफ का डिटेल में आएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे है असामान्य अनुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये कहता है कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट का कुछ पार्टिकल जाता है तो या तो एसोसिएट होता है या तो डिसोसिएट होता है। मतलब यह है कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को यदि आप सॉल्यूशन में या कोई एक्वास में डालते हो तो ये सोडियम क्लोराइड के 100% ले लिए 100 कंपाउंड जो होता है ये आयन में टूट जाता है और ये एक्वास के साथ मिला हुआ रहता है। यदि यहाँ पे आप BaCl2 लिए हो तो भी सही है, 100% ये भी आयन देगा आपको Ba2+ और Cl क्या है माइनस, ये दोनों ही एक्वास में जाकर डिसॉल्व हो गया AQ एक्वास। अब बात ये होती है जितना इसका मोलर मास है, क्या इसका मास उतना है? नहीं है। पार्टिकल का मोलर मास डिवाइड हो गया है, जिससे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा।
क्योंकि मोलर मास में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जितना वेपर प्रेशर इसका है होगा शायद इससे उतना ना हो या ज्यादा हो जाए। तो बात यह है कि ये मैंने क्या बोला, सॉल्यूट का डिसोसिएशन, सॉल्यूट अलग हो रहा है। कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ओर से बना लेते हैं और उसका जो मोलर मास है वो आगे से डबल हो जाता है, जिसका इफेक्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के चारों पॉइंट में दिखा गया है। उसका जो ऑब्जर्व वैल्यू है बच्चों, वो कॉलीगेटिव का जो वैल्यू है इनमें डिफरेंट पाया गया है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मान लो कार्बोक्सिलिक का कोई कंपाउंड है, R(OH) कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर में लिखोगे तो स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो, कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर है। कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड में कोई एक्वस के फॉर्म में या कोई सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में इसको डालोगे तो ये कार्बोक्सिलिक के जो कंपाउंड है टू मॉलिक्यूल, ये R(OH) का हॉल टू बना देगा सॉल्यूशन में जाके। क्यों बनाएगा? क्योंकि RCOOH का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ एक मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, दोनों ओर से हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है जिससे इसका मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है। जितना होना चाहिए उससे डबल, जितना होना चाहिए उससे कम। तो यह है डिसोसिएशन और यह है एसोसिएशन। लेकिन ये बात हम पहले क्यों नहीं बोले? यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे R है। ये बात हम पहले इसलिए नहीं बोले क्योंकि सारे सॉल्यूट में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ये ऐसा टूटने का जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स में ही होती है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं और लिख भी देता हूं। देखो ऑल सॉल्यूट्स were not electrolyte, एग्जाम्पल यूरिया, एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एग्जाम्पल है शुगर, सुक्रोज, और भी कई सारे एग्जाम्पल आ सकता है। तो सारे सॉल्यूट में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है कि वो एसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करेगा, विखंडन होगा, संगुणन होगा। कुछ सॉल्यूट में ये पाया गया है। इसी सॉल्यूट के लिए ही गेम आता है वॉन हॉफ फैक्टर का, क्योंकि इसी के वजह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है उसमें डिफरेंट पाया गया है। अब देखो यदि कहा जाए कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो ऐसा होगा कि विलय के कण विलायक में सामान्यतः संगुणन या तो वियोजन, ठीक है, वियोजन हो जाते हैं, जिसके कारण प्राप्त अनुभार सामान्य अनुभार से क्या होता है, ज्यादा या तो कम, टूटेगा तो कम हो जाएगा, टूटेगा तो बढ़ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टीज का ही नाम दिया गया अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी असामान्य अनुभार। तो देखो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में लिखते हैं अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट लोग के लिए। देखो एसोसिएशन का मतलब है पार्टिकल्स का कोलाइड होना, ठीक है, एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इसमें मेन है सॉल्यूट में ऐसा होता है, सॉल्यूट चेंजेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो जब पार्टिकल्स का नंबर चेंज होगा, यानी 1 से 2 हो जा रहा, या तो क्या कि 2 से 1 हो जा रहा, ठीक है,
जिससे क्या चेंज होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इससे क्या होगा, इससे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंज। और क्या चेंज होगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, मास बढ़ जाएगा या तो मास क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन on the basis of colligative properties also change। ठीक है, this is called abnormal मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही अच्छे डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एसोसिएशन कब होगा और डिसोसिएशन कब होगा। इसको लिखें इस प्रकार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें कंसेप्ट देता है कि कुछ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से उसका जो मोलर मास है या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, क्योंकि सॉल्यूट में या तो एसोसिएशन होता है या तो डिसोसिएशन होता है। तो चलिए, इसका पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज इन डिसोसिएशन। जब सॉल्यूट के एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया गया सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड को जैसे ही एक्वस में डालते हैं, ये सॉल्यूशन में जाकर Na+ और Cl- जैसे आयन एक्वस के चारों ओर फैल जाता है। तो जितना इसका मोलर मास है, क्या इसका उतना है? नहीं है। तो बात यह है कि ये 1 मोल है, यदि क्या है 2 मोल। जो वेपर प्रेशर इसके लिए होगा जरूर 2 मोल के लिए उतना नहीं होगा, डिफरेंट होगा वैल्यू में। इस टाइप से एग्जांपल देखो और है, BaCl2 है, इसको एक्वस में डालने से Ba2+ और 2Cl का माइनस देगा। 1 मोल क्या दिया है, 3 मोल दिया है। एग्जांपल और है, AlCl3 को एक्वस में डिसॉल्व करते हैं तो Al3+ 3Cl- दिया है। इसी प्रकार Al2SO4 का होल 3 है, यहां पे इस पार्ट में आयनिक भाग है, ये आयनिक अट्रैक्शन है। तो इसलिए 2Al3+ और SO4 2- का 3 पार्टिकल। यदि मान लो कि नंबर ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल लिया जाए और उसको m से इंडिकेट किया जाए इस बात को, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल दिया गया, m का वैल्यू 2 होगा। ये 1 मोल है और ये 3 पार्टिकल दिया, देखो 2Cl और 1 Ba2+, 3। यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, तो 3 1 4 और यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 3 2 5। यहाँ पे एक बात तो कॉमन है, सॉल्यूट 1 है, लेकिन सॉल्यूशन में जाके वो 1 पार्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज which are depend upon the number of particle does not depend upon the nature। ये आप पढ़ चुके हो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो जिसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं आती है, ये सारी दिक्कत होगा। इसे पिछले वाला वीडियो आप जरूर देख लें। तो यहां पर किसके लिए बोला मैं, डिसोसिएशन के लिए। अब बी नंबर जो है वो ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज इन एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है हिंदी में, आणविक
आणविक द्रव्यमान का निर्धारित मान, इसका दो नाम है हिंदी में, या तो संलयन बोलो, या तो इसको बोल सकते हो संगुणन, ठीक है, में बढ़ता है। जब कुछ सॉल्यूट को लिया जाए, एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक के सॉल्यूट, ये कार्बोक्सिलिक के सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाके चिपक जाता है, तो यदि ये 2 मोल है तो वहां जाके 1 मोल बन जाता है, इसलिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू में चेंजिंग आ जाता है। तो देखो कार्बोक्सिलिक के ये सॉलिड पार्टिकल्स है, और जैसे ही ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एग्जांपल बेंजीन, CCl4 क्लोरोफॉर्म में जाता है, तो क्या होगा, RCOOH का हॉल 2 बन जाता है। इस फॉर्म को हम लोग डायमेरिक स्ट्रक्चर या डायमर कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। RCOOH कार्बोक्सिलिक के एक मॉलिक्यूल है, यहां देखो RC, यहां पे OH लिखा मैंने, यहां पे CO ग्रुप, ठीक है। तो इसके बीच पोलरिटी है और अट्रैक्शन होता है, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हम लोग डायमेरिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। यहां पे R की जगह में HI फॉर्मिक एसिड, CH3I एसिटिक एसिड, या तो रिंग में आ जाए तो बेंजोइक एसिड। तो खासकर ऐसे मॉलिक्यूल के एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना, ये मॉलिक्यूल चिपकने वाला है, दोनों ओर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, इसलिए इसका जो मोलर मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए पॉइंट लिखा गया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस इन एसोसिएशन। तो जितना उसका मोलर मास है उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी डिसोसिएशन या फिर इसी एसोसिएशन के वजह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंट होता है उसे इंडिकेट करने के लिए वॉन डे हॉफ ने एक फैक्टर दिया, जिसे वॉन डे हॉफ फैक्टर कहते हैं। अब वॉन डे हॉफ फैक्टर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे पार्ट 2 में।